गुड आफ्टरनून सर। Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. अच्छा ऐसा है, ओके। यही बाबू, यही। तो पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, पर याद दिलाना। 3 टीयर आर्किटेक्चर तक हो चुका था सर। ओके, तो हम लोग टीयर आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। फर्स्ट देख ही लिए, बाकी सब टीयर देख लिए, यस सर। है ना। और ऐसा है ना कि तो हम लोग आज देखते हैं मॉडल, डेटाबेस का मॉडल। यार मॉडल सर। नहीं, डेटाबेस मॉडल, उसमें एक ईआर मॉडल भी एक पार्ट है उसका, बट हम लोग देखेंगे पहले किस किस मॉडल का मॉडलिंग होता है डेटाबेस है। म्यूट करके रखो जी, किसी का ऑन है। मॉडल का क्या समझते हो? मॉडल का मतलब क्या? एक आर्किटेक्चर कह सकते हैं सर। हाँ, एक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं सर। किसी चीज को जब हम फैब्रिकेट करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या उसको बनाते हैं तो उसका एक मॉडल बनाते हैं सर जैसे प्रोटोटाइप जिसको बोलते हैं ना सर। हाँ, प्रोटोटाइप बोलो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में क्लास बोलो, ठीक है। तो हम इतना ही नहीं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में क्यों, बाहर भी अगर मान लो हम सिविल इंजीनियर किसी को देखो, अगर उसको ब्रिज बनाना है तो क्या होगा, पहले ब्रिज का एक मॉडल बनेगा और सारा फिजिबिलिटी टेस्ट उस ब्रिज पे होगा। उसका जो पैरामीटर है टेस्ट करने के लिए, कितना स्क्वायर फीट का है, कितना वजन लेगा, तो इतना बड़ा बनाएंगे तो इतना वजन ले लेगा, ठीक है। तो वो सब टेस्ट करने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओ, अगर कोई नया मॉडल का गाड़ी बाइक कुछ आ रहा है तो उसका मॉडलिंग होगा। हाँ, उसका जो लुक एंड फील है वो कंप्यूटर से बनेगा। इंजन और उसका वो जो है वो एक टेस्ट जो व्हीकल होगा वो बनेगा। मतलब मॉडल का मतलब यही है, किसी चीज को इम्प्लीमेंटेशन का एक तरीका, ठीक है। तो डेटाबेस का मॉडल, डेटाबेस में हम जो डेटा एज अ रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं वो कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो a set of rule and standard that defines the way a database organize data is called database model। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए भी। There are three ways by which a database can organize data, or in better way we can say that there are three database models. Basically data models are categorized in three categories: object based data model, record based data model और फिजिकल डेटा मॉडल, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, क्लास का इंस्टेंस जो बनाते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट। अगर तुम C++ में, सॉरी सी में जब डेटा इनपुट आउटपुट कर रहे थे तो स्ट्रक्चर बना रहे थे, खैर उससे वो रिलेवेंट नहीं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है, OOAD
एडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन जो हम पढ़ते हैं उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के बारे में पढ़ते हैं और एनालिसिस एंड डिजाइन भी पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट उप्स को यूज करके, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम किसी रिकॉर्ड को एक ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करना चाहते हैं तो हमको जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मिलेगा, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एक ये भी मॉडल है जिसको OER मॉडल हम बात करेंगे उसके बारे में। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल का हम बात करें उसमें सारा का सारा डेटा इंडिविजुअल रिकॉर्ड के रूप में हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए 3 मॉडल है, हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल, ठीक है। अब डेटा फाइनली टेबल में जब हम डेटा परसिस्टेंसी की बात करते हैं, डेटा परसिस्टेंट करते हैं, तो फाइनली हमको वो फाइल के रूप में हार्ड डिस्क में चाहिए, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में DBMS उस रिकॉर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। उसमें हमको पढ़ना है, मतलब पढ़ना नहीं है, उसमें जो 2 मॉडल है, फ्रेम मेमोरी मॉडल और यूनिफाइंग मॉडल। हम लोग को फिजिकल डेटा मॉडल के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को फिजिकल डेटा मॉडल के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ डेटा मॉडल पढ़ना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये पढ़ेंगे हम लोग, और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में ये तीनों पढ़ेंगे। मेरा टारगेट रिलेशनल मॉडल है, इसीलिए हम वो हमेशा बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट Yes, कम्स फ्रॉम हियर, दिस रिलेशनल मॉडल, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल तो पढ़ेंगे ही, हमको उसके साथ साथ हियरार्किकल और नेटवर्क मॉडल भी समझना है कि आखिर रिलेशनल मॉडल के पहले वो कौन सा मॉडल था जिसमें डेटा स्टोर होता था, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी समझ में आएगा, ठीक है। बोलो, डिस्कस भी कर देंगे, सर। ओके। हाँ, यस सर, हम लोग कह सकते हैं सर कि डेटाबेस मॉडल जो है वो सिग्निफाई करता है कि डेटा स्टोर किस तरीके से होगा डेटाबेस में। कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी में हो रहा है, ठीक है। सर, सारा ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज में कुछ डिफरेंस है सर? स्टोर करने का मतलब ना कि जैसे मान लो कि हमको एक ड्रम लिए, एक ड्रम में हमको सारा का सारा स्टोर करना है, तो कैसे भी डाल दो स्टोर हो जाएगा। हाँ। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कैसे अरेंज कर रहे हैं उसको, अच्छा। है ना। यस। जैसे शॉर्टिंग हम लोग पढ़ते थे ना, शॉर्टिंग फॉक्सफोर में, यस सर। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही है कि कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कैसे हम डेटा को सरियाएंगे, बोलो ना, अरेंज करेंगे, यस ठीक है। सर। तो हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, और तब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल एंड इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप मॉडल। Hierarchical model, the hierarchical data model uses the tree concept to represent data and the relationship among the data. It means hierarchical data model uses records and pointer or links to represent entities and relationship. The node of a tree are the record types representing the entity set and are connected by। तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो? यस सर। यस सर। Okay, good. अगर मान लो हम एक नोड बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर में हम रोल, नेम, बैच, टोटल मार्क्स ये सब रखते हैं, और एक पॉइंटर नोड नेक्स्ट के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, बैच है और तुम्हारा टोटल मार्क्स है, ये पूरा का पूरा, और एक और पार्ट है उसमें, वो है नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, नेक्स्ट पॉइंटर के लिए, ठीक है। तो ये जो तरीका था ना, ये हियरार्किकल मॉडल इसी में था, ये हियरार्किकल मॉडल था। द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डर्ड ट्री, दैट इज पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन। और इसी को हम लीनियरली नहीं दिखा सकते, ठीक है। कैसे, क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि अगर मान लो हम किसी कोर्स की बात करते हैं और उस कोर्स में 10 स्टूडेंट है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, हमको 10 स्टूडेंट को उसी एक लिंक से, उसी एक से टाई करना पड़ेगा 10 को, ठीक है। सो एनी डेटाबेस फॉलोइंग हियरार्किकल डेटा मॉडल कैन हैव ओनली वन रूट नोड, दैट्स व्हाई एक्सप्रेसिंग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इज डिफिकल्ट इन एसडीएम। हम बात करेंगे इसके बारे में, पहले अभी हम लोग समझते हैं
कि मेनू टू मेनू क्या है और क्यों डिफिकल्ट है। अब जैसे देखो यहाँ पे इसको समझाने के लिए हम लिए थे कि अंडरस्टैंड लिंक एंड पॉइंटर एंट्री, जस्ट इंट्रो। तुम लोग पढ़े हो, ये हम जब बना रहे थे BSc के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था। दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, दैट इज लिंक लिस्ट एंड ट्री। There are more type of data structure, but here considering and discussing only above two, because यही दोनों significant है मेरे लिए। That is the link kind of linked list, ठीक है। ये हेड है, डेटा का स्टोर करेगा, इसमें पहला वाला नोड का एड्रेस होगा, इस एड्रेस से हम इस नोड को एक्सेस करते थे, इस नोड को एक्सेस करने के बाद इसमें जो नेक्स्ट का एड्रेस मिलता था उससे हम इस नोड को एक्सेस करते थे, अकॉर्डिंगली ऐसे चलते थे, ठीक है। और फाइनली जो पॉइंटर में नल आ जाता था तो हम समझते थे कि अब इसका आगे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम ट्री से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? ये मेरा एक नोड है जिसमें ये डेटा है, डेटा में ए ही रखे हैं, ये डेटा कितना भी हो सकता है, ये रिकॉर्ड कितना बड़ा भी हो सकता है। और इससे यहाँ पे एक एड्रेस है जो हमारे लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस रखे हुए है और ये राइट सब ट्री का एड्रेस रखे हुए है। अगेन अगर इस लेफ्ट सब ट्री के नोड की बात करें, इसमें भी हमारे पास प्रीवियस और लेफ्ट और राइट दोनों का एड्रेस है, ठीक है। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है कैसे हम लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमारा इसी चीज को यूज करके हमारा कैसे हायरार्किकल डेटा स्टोर होता है। Let us take an example of college student who take different courses, that is किसका ऑन है देखना माइक, आवाज आ रहा है। Who take different courses, that is one student can be enrolled in more than one courses, ठीक है। यहां देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, रूट नोड हो गया एक पहला वाला नोड, ठीक है। इस नोड में 3 पॉइंटर का एड्रेस बना हुआ है। थोड़ा सा कहीं कहीं तुमको लॉजिकल भी लगेगा कि हम कितना पॉइंटर बना सकते हैं एक नोड में, कितना देखेंगे हम लोग। एक नोड रूट नोड है, रूट नोड में 3 नोड का यहाँ पे पॉइंटर है। पहला पॉइंटर जो है वो इस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का एज है, ठीक है। दूसरा पॉइंटर इस स्टूडेंट को, तीसरा पॉइंटर इस स्टूडेंट को। अब हमको इस तीनों स्टूडेंट को कोर्स में एडमिशन लेना है, कोर्स में एडमिशन देना है तो हम कोर्स का एडमिशन कराएंगे। तो एक कोर्स था, कोर्स कोड था C1 और C# था कोर्स का नाम। दूसरा था एक C2 कोर्स आईडी था पाइथन, C3 जावा, ये 3 कोड था। C4 पर्ल। जॉन बोला कि हम C1 मतलब हम C# पढ़ेंगे, तो हमको जॉन को हम C# डेटाबेस के लिए, C# कोर्स के लिए इसको असाइन कर दिए, ठीक है। तो हमको इसको कैसे डेटाबेस में कैसे शो करेंगे? कल के डेट में हम जानना चाहेंगे कि जॉन, अनिल, रोहन में कौन कौन सा कोर्स में इनरोल हुआ है, तो डेटाबेस में इसका एंट्री चाहिए। तो इस रिकॉर्ड में एक पॉइंटर क्रिएट किया गया और उस पॉइंटर से इस रिकॉर्ड को अटैच कर दिए, ओके। जब हमको जॉन के रिकॉर्ड, जॉन के कोर्स के बारे में जानना होगा तो जॉन के नेक्स्ट वाले पार्ट में जो पॉइंटर में एड्रेस मिलेगा वहां से सीधे हम उस रिकॉर्ड को पॉइंट करेंगे जहां जॉन एडमिटेड है। अनिल 2 कोर्स में एडमिशन लिया, पाइथन और जावा। अब 2 रिकॉर्ड को पॉइंट करना है, इसमें 2 पॉइंटर का स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। रोहन 1 कोर्स में एडमिशन लिया तो डेट इज एक मेरा पॉइंटर का स्पेस बना। इस रूट नोड में 3 पॉइंटर है। अगर 3 स्टूडेंट से ज्यादा होते, अगर सपोज करो 10 स्टूडेंट होते तो हमारे रूट नोड में कितना पॉइंटर होता? 10 पॉइंटर सर, 10 पॉइंटर होता, ठीक है। तो बहुत बड़ा डेटाबेस के लिए ये सुटेबल नहीं था, पहली बात तो समझ में आ रहा है, यस सर। ओके। दूसरी बात, अब जॉन अगर C# में एडमिशन ले चुका है तो क्या अनिल और रोहन C# नहीं पढ़ सकता? क्या पढ़ सकता है सर। पाइथन और जावा ये दोनों अनिल बाबू ले लिए
तो क्या पाइथन और जावा ये दोनों नहीं पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है, Yes, sir. लेकिन हम डेटाबेस में हमको वो दिखाने का इसमें फैसिलिटी नहीं था। मतलब हम ये कर सकते हैं वन टू मेनी, मतलब वन पर्सन कैन इनरोल इन मेनी कोर्सेज, ये तो हम दिखा सकते हैं, बट वन कोर्सेज इनरोल इन टू वेज बाय ऑप्टेड बाय टू पर्सन, मेनी टू वन, सॉरी वन टू मेनी, और हाँ मेनी टू वन हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हम ये कहना चाहे कि वन पाइथन जॉन भी ले ले अनिल भी ले ले, जॉन भी ले ले अनिल भी ले ले, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हमको इस मॉडल के बारे में जब बताया गया था, तो ये बताया गया था कि अगर आप हायरार्किकल मॉडल यूज करके डेटा स्टोर कर रहे हैं तो याद रहे ये मॉडल हमारा ट्री पे बेस्ड है, ट्री कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो उसी तरह का आप डेटाबेस डिजाइन करेंगे। हमारे लिए कुछ बहुत बड़ी मुश्किल नहीं था, यहाँ एक और पॉइंटर बनाते और इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस था वहां यहाँ रख लेते, इसके लेफ्ट वाला एड्रेस यहाँ रख लेते, तो ये भी कनेक्ट हो जाता। Yes, बट sir. ट्री का जो रूल था वो हमारा यहाँ पे वायलेट होता, वायलेट हो जाता। क्या था रूल ट्री का? साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यस सर। बिल्कुल। तो ट्री में एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट नहीं होगा, नहीं हो सर। नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं यहां ये वाला जो लाइन यहां मिला था हमको, so any database following hierarchical data model can have only one root node. That's why expressing many to many relationship is difficult. हम many to many शो नहीं कर पा रहे थे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और बाद में जब इसका पता चला कि ड्रॉबैक है तो इस पर कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया। Now we can represent the following above hierarchical data model as a relational table as shown below. हम देखो इसको रिलेशनल मॉडल में दिखा रहे हैं ये समझने के लिए कि डेटा था क्या। एक रिकॉर्ड तो ये था पहला वाला लेफ्ट साइड वाला जॉन, बीच वाला था अनिल और साइड वाला था रोहन। इस तीनों को हम लोगों ने कोर्स अलाउ किया था, तो उस कोर्स को अगर हम रिलेशनल मॉडल में देखना चाहें तो लिखेंगे C1 C2 C3 और कौन सा कोर्स किस स्टूडेंट आईडी को प्रोवाइड किया गया है ये है। ओके, तो हम जब हायरार्किकल डेटा का बात करेंगे ना तो ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये अगर तुम इस पूरे स्ट्रक्चर को डेटाबेस के हिसाब से अगर तुम इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो तब ये बनेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में हम इसको अगर तुम कर पाओ सही सही तो लिख सकते हो कि दैट HDM मॉडल if we want to represent in a relational model this will look like this. Okay, but not necessary. सर ये तो पॉसिबल हिरारिकल मॉडल में नहीं ना है, जो ये वाला रिलेशनल जो हम लोग बनाए अभी। हाँ नहीं, देखो ये जहां हमको डेटा मिला ना, एक Yes. रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड, तीन रिकॉर्ड तो तीन रिकॉर्ड बना दिए यहाँ पे। तीन रिकॉर्ड में ही तीन था, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एज। ठीक है, ऐसा हम टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे हैं उसको, और हर को एक का कोर्स अलॉट कर दिया गया। उस कोर्स को अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसा दिखा सकते हैं। यस सर। हायरार्किकल मॉडल में ये एकदम अलाउड नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि Yes. हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, तुमको हम समझा पा रहे हैं कि देखो एक्चुअली ऐसा डेटाबेस वहां बनाया गया है। सर ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए कि इसको Exactly. समझ सकते हैं हाँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल लेते हो हायरार्किकल डेटा मॉडल का और तुम अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए एग्जामिनर को अगर उसको कन्वर्ट करते हो इसमें तो ये अच्छी बात है, कर सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा न लगे कि तुम हायरार्किकल मॉडल को ऐसे क्यों दिखा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल वो वहां पे कोटेड रहेगा कि इफ वी कन्वर्ट दिस हायरार्किकल मॉडल डेटा इनटू रिलेशनल मॉडल देन दिस विल लुक लाइक बिलो। समझ में आई बात? यस सर। Okay. Advantage. Data can be retrieved easily due to explicit link
प्रेजेंट बिटवीन द टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, सब लिंक है। तो अगर हम पॉइंटर की बात करें तो हमको इमीडिएट एड्रेस मिल जाता है उस मेमोरी का जिसको हमको तुरंत पहुंचना है। ठीक है, तो हमको आर्किटेक्चरली अगर देखोगे तो लिंक लिस्ट में अगर जो मेमोरी हमको मिलता है उस मेमोरी को तुरंत हम एड्रेस पे लोड करके, मेमोरी एड्रेस बस पे लोड करके हम तुरंत उस इधर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रीड सिग्नल, इधर से मेरा मेमोरी एड्रेस, वो तुरंत वो मेमोरी हम रीड कर लेते हैं। टाइम कम लगता है, फास्ट होता है। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज ऑलवेज मेंटेन, दैट इज एनी चेंज मेड इन द पैरेंट टेबल और ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द चाइल्ड टेबल। ठीक है, प्रमोट डेटा शेयरिंग, इट इज कंसेप्चुअली सिंपल ड्यू टू पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें कहीं कुछ, ये पहले सबसे अर्ली स्टेज का डेटाबेस मॉडल था। जब हम डेटा बेस हो सकता है, मतलब हमको सॉफ्टवेयर के साथ डेटाबेस नहीं बनाना पड़ेगा, रेडीमेड डेटाबेस भी हो सकता है, ऐसा कंसेप्ट जब था उस समय का ये था। डिसएडवांटेज भी क्या था इसमें? देखो, डेटाबेस सिक्योरिटी इज इन्फोर्स्ड, efficient with 1 to n relationship, a clean chain of command and authority, increased specialization, high performance और रिजल्ट क्लियर। ये सारा का सारा इसका। अच्छा, डिसएडवांटेज पहले बात करें, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आर नॉट सपोर्टेड। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है तो हम उसको कितना लिंक बनाओगे? अगर हमको किसी रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए 8-10 लिंक को पढ़ना पड़े तब तो हमारा वो एफिशिएंट तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हम सपोर्ट नहीं कर सकते थे इसे, उसमें मेनी टू मेनी भी आता है। ठीक है, रिडंडेंसी विच रिजल्ट्स इन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, रिडंडेंसी हम एलिमिनेट नहीं कर पाते थे। चेंज इन स्ट्रक्चर लीड्स टू चेंज इन ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम। अच्छा, ये जितना हम बना रहे हैं इसको तुम ऐसा समझो कि तुम डेटाबेस जब डिजाइन कर रहे हो तो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए उतना नोड, उतना पॉइंटर सब डिजाइन करना पड़ रहा है तुमको। ओके, अगर स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ा, स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ा तो एप्लीकेशन जिसको यूज कर रहे हैं हम लोग, जो हम पॉइंटर का साइज बनाए हुए हैं, स्ट्रक्चर का साइड में हम रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, वो सब चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मान लो कि हम एक रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड में स्टूडेंट आईडी, नेम और एज है। ठीक है, तो इतना बड़ा नोड बनाने के लिए तो हमको स्ट्रक्चर में ये तीनों रखना पड़ेगा ना। यस सर। स्ट्रक्चर में ये रखे और एक पॉइंटर भी रखे। यहाँ के बाद हम ये कह रहे हैं कि हम पूरा प्रोग्राम बना लिए, बाद में लगा कि स्टूडेंट आईडी, नेम और उसका एज है, ऐसा करते हैं कि इसमें एक और डाल देते हैं। तो क्या एक और डालने से पूरा डेटाबेस मेरा चेंज हो जाएगा कि पूरा चेंज करना पड़ेगा? पूरा चेंज करना पड़ेगा सर। पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा नोड वैसा डिस्कस होगा, सॉरी वैसा क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल था और एम टू एन रिलेशनशिप इज नॉट सपोर्टेड, हम मल्टीपल वाला काम नहीं कर पाते थे। तो नो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक कंप्लीट स्टैंडर्ड डिफिनेशन लैंग्वेज नहीं था। डेटा मैनिपुलेशन बहुत मुश्किल था। अगर किसी डेटा, किसी फील्ड को, किसी रिकॉर्ड को हमको अगर चेंज करना है तो बहुत मुश्किल था करने के लिए। अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो बहुत ज्यादा पॉइंटर को हमको इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। एक रिकॉर्ड इंसर्ट भी करना पड़ेगा तो पॉइंटर का शिफ्टिंग बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग लिंक लिस्ट में इंसर्ट करते हैं एट बिगिनिंग, एट एंड। पुअर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर वाज रिजिड। ठीक है, ये था डिमेरिट। इसके बाद हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये लगा कि चलो ठीक है, और कोई तरीका तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर किसी तरह से मल्टीपल टू मल्टीपल रिलेशन अगर हम दिखा पाते तो मेरा काम हो जाता। ठीक है, तब डेटा नेटवर्क मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। डेटाबेस टास्क ग्रुप, डीबीटीजी, a special group within a conference of data system language, CODASL, had given the standard
specification of network model in 1971. तो नेटवर्क डेटा मॉडल ये पहला डेटा मॉडल था जिसपे कुछ स्पेसिफिकेशन आया था, ठीक है, कोडासिल द्वारा। तो नेटवर्क मॉडल डेटा मॉडल NDM represent data for an entity set called object by a logical record type. The in NDM relationship is represented by using edge and the node. ठीक है, एज और नोड, जैसे वहां भी दिखा रहे थे तो एज और नोड ही दिखा रहे थे। द नेटवर्क मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इट अलाउज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप टू बी मैनेज्ड इन अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ मल्टीपल पैरेंट। कुछ नहीं करना था, हम बोले कि अच्छा काम करो पैरेंट दो कर देते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो इधर से भी लिंक हो गया, इधर से भी लिंक हो गया, ऐसा कर दी तो मेरा मेनी टू मेनी हो गया। अब हम C# 2 को दे पाएंगे या पाइथन भी 2 से ज्यादा 3 को भी दे सकते हैं। A relationship between record and records are called set, ठीक है। ये इस डेटाबेस, इस मॉडल में, नेटवर्क मॉडल में स्पेशली इसको बोलते थे। ये सेट से उस सेट को मत समझना जो हम लोग सेट थ्योरी में सेट पढ़ते हैं, दैट इज नॉट रिलेवेंट टू दैट सेट। द रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड आर कॉल्ड सेट। A record may act as a owner in any number of sets and child is called member। मतलब अगर हम पेरेंट की बात करें तो पेरेंट जो होगा वो सेट बोल रहे हैं उसको, और चाइल्ड जो होगा उससे जो कनेक्टेड होगा वो सेट है, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर आर वेरी मच लाइक ग्राफ, ठीक है। यहां पे देखते हैं ए का 2 चाइल्ड B1 एंड B2, B1 का 2 चाइल्ड C1 C2 और B2 का भी चाइल्ड है। यहाँ पे C2 जो है उसका 2 पैरेंट है, दैट इज B1 एंड B2, ठीक है। अगर किसी चाइल्ड का 2 पैरेंट हो रहा है तो दैट इज नॉट अ ट्री एनीमोर। और दूसरा एक तरीका और भी है कहने का कि जहां से चले वहां अगर पहुंच रहे हैं, मतलब साइकिल का फॉर्मेशन, तो हम कहेंगे कि हमारा ग्राफ ये ग्राफ है, ट्री नहीं है। ट्री में हम लोग हमेशा नॉन टर्मिनल पे आके फंस जाते हैं, ओके। तो ये भी वैसा ही है बिल्कुल, ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं टीचर नोड इज ऑनर, course is a member of the teacher, link between node is a relation called set, ठीक है। टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, मल्टीपल नोड एज ए पेरेंट, ओके। वहां पे क्या था, एक हमेशा एक ही नोड एज ए पेरेंट होगा या मल्टीपल नोड हम एज ए पेरेंट रख रहे हैं। और टीचर 1 टीचर्स कोर्स A as well as course B and course B itself taught by 2 teacher, teacher 1 and teacher 3। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो 1 to many हो रहा है ना, Yes, 1 to many है ना, एक टीचर एक से ज्यादा कोर्स को पढ़ा रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर देखो तो कोर्स भी taught by मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल टीचर, तो हम मेनी टू मेनी कह सकते हैं। अब कोर्स ए सर यहाँ भी तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो जैसे कोर्स बी है तो कोर्स बी इज टॉट बाय टीचर 1 एंड टीचर 3, तो हियर आल्सो सर रिलेशनशिप इज 1 to many ना सर। हाँ, तो मेनी टू मेनी हो गया ना, जैसे 1 to many तो बना रहे हैं, 1 to many और यहाँ से 1 to many, यस सर, ठीक है। तो मेनी टू मेनी नहीं हुआ। अब जैसे देखो टीचर 1 और टीचर 3, टीचर 1 और टीचर 3 कोर्स बी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां से वहां देख लिए हम लोग। अब एक लेयर नीचे आते हैं, स्टूडेंट 1 जो है वो कोर्स ए में इनरोल्ड है और साथ में कोर्स सी में भी इनरोल्ड है, ठीक है। और अगर हम स्टूडेंट 2 का बात करें तो स्टूडेंट 2 भी कोर्स ए में इनरोल्ड है। तो अगर हम नीचे देखें, देखो मेनी टू मेनी है ना, 1 to many, और अपोजिट साइड से भी अगर 1 to many हो रहा है दैट मीन्स मेनी टू मेनी। एक टीचर मल्टीपल के साथ अगर कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं मेनी टू मेनी। ये काम हम नहीं कर पा रहे थे हायरार्किकल डेटाबेस में, क्योंकि हमको ट्री कंसेप्ट को फॉलो करना था, ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो मल्टीपल नोड्स एज अ पेरेंट, यहाँ स्टोर है, ठीक है, रिकॉर्ड स्टोर का। और स्टोर यहां से 2 रिकॉर्ड है, एक क्लर्क का है एक कस्टमर का है।
क्लर्क का है, कस्टमर का है, और स्टोर में दोनों परचेज करेंगे, दोनों का ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। तो हम ट्रांजेक्शन एक ही रिकॉर्ड बनाएंगे और हम बता रहे हैं कि ये दिस ट्रांजेक्शन बिलोंग्स टू क्लर्क एंड दिस ट्रांजेक्शन मे बिलोंग्स टू कस्टमर ऑल्सो, और रिसिप्ट एक निकलेगा। अगर ये हमारा हिरार्किकल डेटाबेस होता तो हमको ट्रांजेक्शन आइटम हमको अलग अलग बनाना पड़ता, हम इसको मल्टी मेनी टू वन नहीं दिखा सकते थे। ओके, तो हमारे पास एडवांटेज क्या हुआ नेटवर्क मॉडल का? तो सिंपल कंसेप्ट, सिमिलर टू द हिरार्किकल मॉडल, दिस मॉडल इज सिंपल एंड द implementation is effortless. The ability to manage more relationship type, the network model has the ability to manage one-to-one as well as many-to-one relationship. Easy access to data. Accessing the data is simpler when compared to the hierarchical model. हमारे पास एक लिंक तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पॉइंटर मिलेंगे, तो हम वहां पहुंच सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, इन अ नेटवर्क मॉडल there is a way a connection between the parent and the child segment because it depends on the parent-child relationship. Data independence. Data independence is better in network model as opposed to the hierarchical model. Data independence कहने का मतलब है कि हम डेटा को हम जो रिकॉर्ड टाइप है उससे इंडिपेंडेंस मानते हैं। हम लोग रिकॉर्ड डेटा इंडिपेंडेंस देखेंगे, टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। द डेटा इंडिपेंडेंस रादर दैन द मॉडल। ओके, डिसएडवांटेज क्या था? सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। जो प्रॉब्लम वहां था पॉइंटर वाला, वो पॉइंटर सेम टू सेम यहाँ भी है, which makes the database structure more complex. Functional flaws, because a great number of pointers is essential, insertion, updation and deletion become more complex. अब क्या है कि अब जब हम मेनी टू मेनू का बात कर रहे हैं तो हर रिकॉर्ड के पास बहुत सारा पॉइंटर अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक पेरेंट के दो चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं। तो अब क्या होगा कि कोई भी नोड मल्टीपल चाइल्ड को अब कनेक्ट कर सकता है, तो हमको उतना ज्यादा पॉइंटर्स की आवश्यकता भी पड़ेगी, और जब ज्यादा पॉइंटर मतलब रिकॉर्ड का इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स. Lack of structural independence, a change in structure demands a change in application as well, which leads to lack of structural independence. बात वही है, सारा का सारा रिकॉर्ड का टाइप सेट है, सारा लिंक सेट है, हम अगर चेंज करना चाहें किसी डेटा, किसी स्ट्रक्चर को, किसी डेटा को, तो वो हमारा स्ट्रक्चर के साथ बहुत टाइटली कपल्ड है, हमको सारा का सारा चीज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है रिलेशनल मॉडल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो बहुत आसान है। रिलेशनल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय एडगर फ्रैंक टेडकॉर्ड ऑफ IBM in 1970. For this card was awarded with Turing Award. हुआ क्या था कि 1970 में एक सेमिनार हुआ था, तो उसमें एडगर फ्रेड जो टेड कॉर्ड हैं, उन्होंने एक व्हाइट पेपर सबमिट किया था, जिसमें उन्होंने हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल का डिमेरिट्स दिखाते हुए ये बताया था कि हम डेटाबेस को और आसानी से और बढ़िया तरीके से एक रिलेशनल मॉडल पे भी डेटाबेस को स्टोर और डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बस सिर्फ एक आइडिया था उनके पास, एक आइडिया था, उन्होंने उसको मॉडल किया था। रिलेशनल मॉडल हैज बीन डेवलप्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन एंड इट्स थ्योरेटिकल कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन द सेट थ्योरी। और ये बाद में रिलेशनल मॉडल इतना पसंद आया और इतना स्टैंडर्ड इसका इतना बढ़िया था, दैट वाज गिवन इन द मैथमेटिकल फाउंडेशन ना। हमारे पास मैथमेटिक्स ऑलरेडी, प्रूवन मैथमेटिक्स है मेरे पास, और उस मैथमेटिक्स के आधार पे अगर कुछ मॉडल तुम डिस्क्राइब करोगे तो उसको समझाना नहीं पड़ेगा किसी को, उसको समझाना नहीं पड़ेगा। तो रिलेशनल मॉडल जो था वो हमारा सेट थ्योरी पे आधारित था रिलेशनल, और इसके लिए जो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ट्यूरिंग अवार्ड, वो मिला था टेड कॉर्ड को, ठीक है। एडगर कॉर्ड भी बोलते हैं शॉर्ट में, एडगर फ्रैंक टेड कॉर्ड पूरा नाम, ठीक है।
और ऐसे भी सिर्फ कॉर्ड भी बोलते हैं, कॉर्ड रूल ऑफ द डीबी में से हम लोग पढ़ते हैं। Yes. Relational data model expresses the database as a set of relation, ठीक है। A row in a table represent a relationship among a set of the value. A row is called tuple on the basis of mathematical relation. Therefore, it is based on mathematical concept of the relation which is represented as table. समझते हैं इसको हम लोग पहले समझे, उसके पहले कुछ टॉपिक था जिसको हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे, जो सेट थ्योरी में तुम लोग पढ़े हो। दैट इज सेट, डोमेन, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सबसेट। ये समझ में आ जाएगा तो हमको बहुत आसान से रिलेशनल डेटाबेस का मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज सेट? Set are fundamental discrete structure on which most of the discrete structure are built. So set is used to group objects together. A set is well defined, unordered collection of distinct objects element of the same type. Set कहने का मतलब एक तरह के एलिमेंट का कलेक्शन, एक तरह के एलिमेंट का कलेक्शन जो अनऑर्डर्ड होगा। कहने का मतलब कि अगर बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठे हैं और उनको हम सेट ऑफ स्टूडेंट बता रहे हैं, तो उनका क्रम बदल दिया जाए तब भी सेट वही रहेगा, सेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ए सेट दिखा रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5, अगर हम सेट को चेंज कर दे 2 3 1 4 5 कर दे और हम जानना चाहें कि क्या ये सेट ए के बराबर है, तो हाँ है, सेम है। ओके, सेट ए इज वेल डिफाइंड, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ए 1 1 2 पर नहीं हो सकता सेट में। ठीक है, तो सेट इज ऑलवेज हैविंग यूनिक एलिमेंट्स। यहां पे सेट को शो कैसे करते हैं मैथमेटिकली? तो सेट का नाम इक्वल टू साइन, करली ब्रेसेस में ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। यही तरीका है हमारा सेट को शो करने का, डिफाइन करने का। वेयर ए इज द नेम ऑफ सेट एंड 1 2 3 4 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, मैथमेटिकली इट इज रिटन दैट 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये दैट इज अ एलिमेंट। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, etc. कोई दिक्कत? No, sir. In mathematics, a tuple is a finite ordered list of element. वो अनऑर्डर्ड था, ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड है मतलब कि ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा इसका। मैथमेटिकली यूजुअली write tuples by listing the element within the parenthesis and separated by the comma. अगर हम एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं पैरेंथेसिस में कॉमा से, तो इसको बोलते हैं टपल। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम 5 टपल्स दिखा रहे हैं, तो ये टपल जो होगा वो ऑर्डर्ड होगा। ठीक है, 2 7 4 1 7, ये ऑर्डर्ड होगा। ठीक है, ओके, टपल। अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन, this is there is a relation between two set. A relation has name. For example, set A बनाए 1 2 3 4 5 और एक सेट B बनाए जिसमें सेट A के सारे एलिमेंट का स्क्वायर रखा गया है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये 2 सेट बन के तैयार हुआ। अगर हम इस 2 सेट के बीच में रिलेशन दिखाना चाहें तो हम ऐसे एक डोमेन बनाते हैं। Yes. डोमेन मतलब list of all possible value. ठीक है, this is a basket of all possible value of set A, that is the domain of set A, and that is the domain of set B. Set A और set B के बीच रिलेशन क्या है? That is a relation of square. हम बोल सकते हैं ना स्क्वायर का रिलेशन। Yes. तो उसको दिखाएंगे कैसे? ऐसे दिखाते हैं, 1 एरो 1 लगा दिए, 2 से 4 लगा दिए, 3 से 9 लगा दिए, 4 से ऐसे एरो दिखा दिए। सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन क्या है? स्क्वायर का। मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? रिलेशन आर ए टुवर्ड्स बी। ठीक है, कोई दिक्कत?
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहेंगे। अब यहाँ लिखते हैं ए और बी, और इस रिलेशन को हम पेयर करना शुरू करते हैं। तो 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं रिलेशन आर बराबर 1,1, 2,4, 3,9, 4,6, 5,25। 25। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड हैं। ऑर्डर्ड कहने का मतलब ऑर्डर 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रिलेशन हमारा ए से बी की तरफ है। तो पहले एक का एलिमेंट देन बी का एलिमेंट, इसी को हम लोग यहाँ पे टपल कह रहे थे। ठीक है, इसी को हम लोग टपल कह रहे थे। ठीक है, ओके। तो दिस इज द टपल, और टपल को हम कर्ली ब्रेसेस में दिखा दिए, मतलब ये एक हम ऐसा दिखा रहे हैं कि दैट इज अ सेट ऑफ टपल्स। ठीक है, ईच पेयर ऑफ एबव रिलेशन इज कॉल्ड टपल। ओके, यहां तक तो बात हो गया। ठीक, अब हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए गुना बी ऐसा लिखते थे, ए गुना बी, और इसका सब पेयरिंग करते थे। कहने का मतलब यहां से 1 उठाओ, 1,1, 1,4, 1,9, 1,16, 1,25 बन गया। अब सब बन गया। अच्छा, अब इसका दूसरा वाला उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट, उसको पेयरिंग करेंगे बी के सब एलिमेंट के साथ। 2,1, 2,4, 2,9, 2,16, 2,25। ठीक उसी तरह से 3, 4, 5 के साथ भी करेंगे। ओके, तो हमारे पास 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं और 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं, और हर एलिमेंट का 5 सेट बनेगा, मतलब टोटल 5 into 5 टोटल 25 बनेगा। यस सर। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये बन गया 25। इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस रिलेशन को ढूंढते हैं तो मिलता है 1,1, यहाँ मिल गया, 2,4 यहाँ मिल गया, 3,9 यहाँ मिल गया, 4,16, 5,25। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट में किसी तरह का कोई भी रिलेशन बने, ये कोई भी रिलेशन बने, तो जो टपल क्रिएट होगा रिलेशन का, that tuple always found in the Cartesian product of these two set. Okay, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? We can notice that the relation R is a subset of A गुना B. Is a subset of A गुने B. इसको दिखाते हैं हम लोग ऐसे। The Cartesian product X गुना Y between two set X and Y is the set of all possible ordered pair with first element from X and second element from Y. देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको समझना है, एक बार और पढ़ो समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट X गुना Y, मतलब X एक सेट है और Y दूसरा सेट है, बिटवीन टू सेट X एंड Y इज द सेट ऑफ, ये इसके बारे में बोल रहे, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर विथ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम X, क्योंकि हम X to Y रिलेशन दिखा रहे हैं। So the first element from set A or set X and second element from Y strictly. ठीक है, इसको दिखाते कैसे हैं, तो लिखते हैं X गुना Y कर्ली ब्रेसेस के अंदर X कमा Y, जिसमें X एलिमेंट है X का और Y एलिमेंट है Y का। समझ में आ रही बात? यस सर। So any relation between two set is a subset of Cartesian product of that two set. ठीक है, हाँ एक बात और, हम ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई रिलेशन पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को होल्ड नहीं करेगा, बट दैट विल एनी हाउ इट विल बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसका क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि ये ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड है, 2,4 को 4,2 नहीं लिख सकते, 3,9 को, क्योंकि ये सेट ए का है, इसका स्क्वायर सेट बी में है ना,
तो 3,9 को 9,3 नहीं लिख सकते, ऑब्वियस है। बट हम 1,1 इस टपल को एक्सचेंज बीच कर सकते कहीं और टपल में लिख सकते हैं, अच्छा है ना। हम इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम लाइन से ना लिख के 1,1 के बाद 1,25 लिखे, अब 2,4 लिखे, तब 1,4 लिखे तो कोई गलत बात नहीं, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर वाला ऑर्डर्ड है, पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो दोनों ऑर्डर्ड है, लेकिन ये एज होल ये अनऑर्डर्ड है, उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये हमारा गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। Consider again the square relation R 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. If we show this relation in tabular form, then it will look like this. It will look like this: A and B, that is the set A, that is the set B, and this is the value. Okay. और हम इसी को 1,1, 2,4, 3,9 दिखा रहे थे, और हम डेटाबेस में इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, यस मैथमेटिकल सेट रिलेशन में इसको टपल बोलते हैं ना, यस सर ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा डेटाबेस जैसा दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, हम लोग आर को शो कर रहे हैं ना, रिलेशन सर दैट इज द रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म, वी आर शोइंग जस्ट रिलेशन आर। ओके, mathematical definition of the relation is that the relation to be a subset of a Cartesian product of a list of domain. This definition resembles with our definition of table. That's why a table in RDBMS is called a relation. ठीक है, समझ में आ रहा है? This is a table. Why this is a relation? Because in table we are plotting the some relation between two sets. We are plotting the relation of two sets. Okay. A tuple variable is a variable whose domain is set of all tuple. Tuple variable is a variable whose domain is set of all tuples. In relational model, for all the attributes is a set of all tuples. There are set of permitted value called domain of that attribute. ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग एक डेटाबेस का एग्जांपल लेके। ओके, फॉर एग्जांपल, let D1 denotes the set of all employee number. जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉय नंबर होगा, तो एक सेट बनाते हैं, जैसे सेट ए और बी बनाए थे ना, सेट D1 बराबर एम्प्लॉय नंबर। D2 सेट है जो एम्प्लॉय का नेम कंटेन करता है, और D3 सेट है जो सिटी कंटेन करता है, ऑल सिटी है ना, ऑल एम्प्लॉय नंबर, ऑल नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तीनों में अभी कोई रिलेशन नहीं दिखा रहे हैं हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि तीन सेट है मेरे पास, और तीनों सेट इसको डेटाबेस में कैसे अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो देखना है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। तो D2 हो गया। ओके, देन द एम्प्लॉय रिलेशन विल कंटेन ओनली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ डोमेन। अब हम तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, सो मैथमेटिकल रिलेशन इन आरडीबी में इज डिफाइंड एज इफ देयर इज n array tuple, मतलब n attribute है ना, n array attribute, the relation is a1 a2 a3 dot 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 an. Okay, and ai and di, where di is a cross product of set, ai is the element of di, और जहां के di जो है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेट है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि D1 D2 D3, अगर मान लो हम ऐसा बनाते हैं कि D1 जो मेरा सेट है एम्प्लॉय कोड का 101 102 103 है, और D2 जो नेम है वो है रमेश सुरेश मोहन, और D3 पटना रांची गया। ये पूरा सेट है मेरे पास, तो हम इसको बोलेंगे ना, ऑल पॉसिबल नेम ऑफ आवर कंपनी आवर ऑर्गेनाइजेशन इज D2। D2 में जितना है वो सारे एम्प्लॉय मेरे यहाँ के हैं, तो हम इसको बोलेंगे डोमेन ऑफ द एम्प्लॉय नेम, दिस इज द डोमेन ऑफ द एम्प्लॉय नंबर, दिस इज डोमेन ऑफ द सिटी। ओके, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 101 रमेश पटना,
101 रमेश रांची, 101 रमेश गया, ठीक है। 101 सुरेश पटना, 101 सुरेश रांची, 101 सुरेश गया, फिर 101 मोहन पटना, ऐसा करके निकलेगा। 3 3 6 3 9 गुना कर दो, ठीक है। 3 3 9 3 27, टोटल 27 टपल बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ओके। लेकिन हमारे डेटाबेस में रमेश का जो एम्प्लॉय कोड होगा कोई एक होगा। लेटर सपोज एम्प्लॉय कोड वाज 101 एंड रमेश वाज बिलोंग्स टू गया, है। तो हमारा जो टपल बना 101 रमेश गया बना, 102 मोहन पटना बना और 103 सुरेश रांची बना। ये मेरा टपल है और Yes. ये टपल इज द सबसेट ऑफ D1 गुने D2 गुने D3 होगा। All the tuples of employee relation are subset of Cartesian product D1 D2 D3, that is D1 D2 D3 बराबर जितना होगा टोटल 27, उसमें से ये तीनों होगा, ओके। तो फाइनली द एम्प्लॉय रिलेशन और एम्प्लॉय टेबल 101 रमेश गया पटना और सुरेश, ये तीनों को हम ऐसा दिखाए, ये मेरा टेबल बन गया। और ये पूरा का पूरा जो क्या प्लॉट किए हैं, इसको प्लॉट किए हैं, दैट इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन ऑल 3 सेट। और इस रिलेशन का नाम दिए हैं एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन को हम लोगों ने ऐसा प्लॉट कर दिया, तो इसीलिए ये एम्प्लॉय टेबल भी है और एम्प्लॉय रिलेशन भी है। तो अ टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, 101 रमेश गया, 101 रमेश गया, दैट वाज टपल ना, Yes, दैट sir. वाज टपल, ठीक है। ये एक टपल है, इसीलिए अगर हम टेबल में देखें तो ये रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड को टपल बोलेंगे। रिलेशनल डेटाबेस में हम रिकॉर्ड को इसीलिए टपल बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा एम्प्लॉय वाला जो ऑल पॉसिबल वैल्यू द एम्प्लॉय नंबर है, दैट इज द डोमेन Domain. नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सेट, दैट इज द डोमेन, My number. दैट इज द नेम डोमेन, दिस इज द सिटी डोमेन, ठीक है। ये है मेरा रिलेशनल डेटाबेस, ये है मेरा रिलेशनल डेटाबेस जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स की जो बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ सेट, दैट इज अ सेट। और आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम टीचिंग यू, तो रिलेशन बिटवीन यू एंड मी इज टीच, ओके। हम क्लियर हो जाएगा जब हम लोग ईआर डायग्राम पढ़ेंगे, तो ये सब उसमें क्लियर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशन क्या होगा, द रिलेशन हैज name that is distinct from all the name in the relationship schema. Each cell या domain of the relation contain exactly one value, ठीक है। Each attribute has distinct name. क्या हम एक ही सेट को दो सेट बना के उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं? तो हम कभी भी एक सेट को 2 बार यूज नहीं करेंगे, मतलब एक नाम का 2 एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। रोल नंबर है तो रोल नंबर एक ही एट्रीब्यूट रहेगा। ईच टपल इज डिस्टिंक्ट, दैट इज देयर इज नो डुप्लीकेट टपल्स। क्यों? Yes, sir. क्योंकि 101 रमेश गया, ये सेम रिकॉर्ड अगर आ गया तो हम बोलेंगे ना रिडंडेंट डेटा आ गया, Yes, sir. जो कि हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं डेटाबेस में। Sir. हम्म। सर जो उसका फील्ड नेम था जैसे ईएमपी नंबर, उसको कह सकते हैं कि वो सेट है सर? एग्जैक्टली, यस सर. सब सेट है, ऑल पॉसिबल, दिस इज द सेट, ठीक है, दिस इज द सेट, ओके। कोमल म्यूट करो। क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। सर मतलब रिलेशनशिप को जो हम नेम दे रहे हैं सर, उसी को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। फिर से बोलो। सर जैसे कि जो हम लोग रिलेशनशिप को नेम दे रहे हैं ना, तो उसी को सर हम लोग स्कीमा बोल रहे हैं सर। उसको क्या कहते हैं? स्कीमा बोल रहे हैं सर उसी को। देखो स्कीमा, हाँ स्कीमा में हम उस सारे रिलेशन की बात करेंगे, उस सारे रिलेशन की बात करेंगे जितना रिलेशन, द रिलेशन नेम, रिलेशन हैज नेम दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल द नेम इन द रिलेशनशिप स्कीमा। हम बात कर रहे हैं स्कीमा, हम बात करेंगे इसके जब हम डेटाबेस को बात करेंगे तो पढ़ेंगे। मतलब जो स्ट्रक्चर बन रहा है मेरा, जो रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच में जो बन रहा है, दैट इज आवर स्कीमा, ठीक है। इसको और इलेबोरेट करेंगे हम बाद में।
ओके हाँ, द ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट हैज नो सिग्निफिकेंस। तो ऑर्डर जो एट्रीब्यूट का है मतलब एम्प्लॉय नंबर है और उसके बाद उसका पहले ऑर्डर है, पहले सॉरी एम्प्लॉय कोड है, नंबर है, तब नेम है, तब सिटी है। ये ऑर्डर कोई मतलब नहीं रखता है। एम्प्लॉय अगर पहले हो कोड बाद में हो तो हमको कोई आवश्यकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, सर डिपेंड ऑर्डर ऑफ टपल हैज नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, ओके। यस सर। तो इनफॉर्मल टर्म देखते हैं डेटाबेस का, और रिलेशनल फॉर्मल टर्म क्या क्या है। हम फॉर्मल टर्म में बोलते हैं टेबल, ठीक है। रिलेशनल मॉडल में हम उसको बोलते हैं रिलेशन। कॉलम हेडर और फील्ड नेम बोलते थे, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ऑल पॉसिबल कॉलम वैल्यू दैट इज कॉल्ड डोमेन। रो जिसको रो या रिकॉर्ड बोलते थे उसको बोलेंगे टपल। और टेबल डेफिनेशन जिसको बोलते थे उसको बोलेंगे स्कीमा ऑफ द रिलेशन। ठीक है। डिग्री ऑफ एरिटी ऑफ रिलेशन बराबर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन। ठीक है, कितना एट्रीब्यूट है, कितना नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड एरिटी ऑफ द रिलेशन। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन मतलब नंबर ऑफ टपल्स इन द रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही रहेगा, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां कहीं कुछ पूछना है तो पूछो। सर वहां पे लिखा हुआ था ऑर्डर ऑफ सेट हैज नो सिग्निफिकेंस सर। ऑर्डर ऑफ, जैसे ऑर्डर ऑफ सेट कहने का मतलब बोले ना कि जैसे कोई डेटाबेस बना रहे हैं हम लोग, तो जो जो एट्रीब्यूट रख रहे हैं और उस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमको उस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टपल के ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको पहला रिकॉर्ड दिख रहा है उसके बाद दूसरा दिख रहा है, या दूसरा पहला दिख रहा है बाद में पहला दिख रहा है, तो उसमें हमको कोई नहीं। हम लोग बात किए थे, टेबल देखे भी थे, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो हमको इसलिए कि एम्प्लॉय कोड और उसके बाद नेम, उसका सिटी, ये है। तो ये तीनों को अगर हम ऐसे बात करें, इस तीनों को अगर हम अलग अलग कर देते हैं, नेम को पहले कर दें, एम्प्लॉय कोड को, और डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, तो हमको मेरे टेबल में अंतर नहीं पड़ता है, हमारे टेबल में अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सर आज भेज दीजिएगा ना याद, अगर मतलब समय मिल गया हाँ तो। टाइम मिलता है तो हम भेज देंगे। तो 6 बजे तक क्लास है, 6 बजे के बाद क्लास पैक करते करते हो जाता है, उसके बाद फिर भेजेंगे, टाइम मिलेगा। ओके, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।